चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। कल्चर एंड सोशलाइजेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, क्लास 11th की किताब से। ये 4th चैप्टर है। आज कल्चरल सेगमेंट तो ऑलमोस्ट फिनिश है इस टॉपिक के साथ। हम सोशलाइजेशन के सेगमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में से वाइंड अप कर दें, क्योंकि सोशलाइजेशन से जुड़े हुए मेन एस्पेक्ट आपने पिछले सभी लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर लिए हैं। टॉपिक जो बाकी है कल्चर वाले सेक्टर में वो है कल्चरल चेंज। देखिए कल्चरल चेंज क्या होता है। कल्चरल चेंज इज़ द वे इन विच सोसाइटीज चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ई होगा यहाँ। कल्चरल चेंज इज़ द वे इन विच सोसाइटीज चेंज देयर पैटर्न ऑफ कल्चर। उदाहरण के तौर पर इस लाइन के मीनिंग क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए सपोज़ कीजिए कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी का या उस सोसाइटी ने अपने कल्चर का पैटर्न चेंज किया है। क्या चेंज किया है एक्चुअली में? दो तरह से ये प्रक्रिया होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कैसे होती है? सपोज़ कीजिए हम इंटरनली बात करते हैं। जब इंटरनली बात की तो हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि एक फार्मिंग सोसाइटी है और इनका जो कल्चर है एक्चुअली इट इज़ एग्रेरियन, क्योंकि एग्रीकल्चर करते हैं तो देयर कल्चर इज समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड द एग्रीकल्चर। सो सोसाइटी इज़ एग्रेरियन। एक लेवल पे वो जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते थे, जिस रिसोर्सेज के साथ, जिस टूल के साथ, जिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, उसके मुताबिक उनका अपना एक खाने पीने की हैबिट थी, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड था। लेकिन अब मान लीजिए कि वो फार्म मैकेनाइजेशन कर लेते हैं, फार्मिंग में मशीन्स का यूज़ होता है या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन से रिलेटेड, जिसकी वजह से उनकी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी सरप्लस होने लग जाती। और जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सरप्लस होने लगी तो इसका मतलब उन्होंने अब वेल्थ जनरेट की, क्योंकि इस सरप्लस एग्रीकल्चर को वो ट्रेड करेंगे मार्केट में और इस वेल्थ का सीधा सीधा इम्पैक्ट आप नोटिस कर पाएंगे उनकी ईटिंग हैबिट्स पे और दूसरी तरफ उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे, यानी कि उनकी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ पे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर आपको क्या ऑब्ज़र्व होगा? आप सिंपली नोटिस करेंगे उनके बच्चे गांव से निकल के, गांव में एक बस आएगी रोज़, वो शहर के एक अच्छे स्कूल में जाएंगे, जिसको आमतौर पर हमारे कल्चरल सेटिंग में कहा जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो ये वर्ड हमेशा जैसे ही परिवार की प्रोग्रेस हुई आप इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम देखेंगे, वो भी गांव के आसपास नहीं, शहर ही भेजा जाएगा। वर्ड आ जाएगा तो शहर जाता है पढ़ने, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। दूसरी बात आप तेज़ी से नोटिस करेंगे कि उनके घर में एयर कंडीशनिंग, गीज़र्स, टेलीविज़न, डीटीएच और बाकी सारी चीज़ें, यानी कि लाइफस्टाइल आइटम्स, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन्हें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं। तो ये सारी बढ़ जाएंगी। आसपास के लोग, गांव वाले कहने लगेंगे इनके तो दिन ही बदल गए, इनका तो माहौल ही बदल गया। इसके साथ साथ आप ये नोटिस करेंगे, और जहाँ हम रहते हैं जालंधर ये बड़ा उदाहरण है कि तेज़ी से ऐसे आउटलेट्स ओपन होंगे जहाँ पर ये आकर के पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि सबवे या मैकडॉनल्ड्स। तेज़ी से अगर आप जालंधर में ही देखें, आजकल ऑलमोस्ट हर इम्पॉर्टेंट रोड जिस पे अच्छा खासा क्राउड रहता है वहाँ ये ओपन हो रहे हैं। अब चाहे नगोदर चौक वाली रोड पे चले जाएं, अब चाहे आप द्वाबा चौक वाली रोड पे चले जाएं, अब चाहे आप ये बीएमसी वाली चौक पे देख लें, मॉल टाउन में, और उधर अमृतसर हाईवे निकलता है उधर, इधर पठानकोट से दसूहा हाईवे निकलता है इधर। मतलब एवरीवेयर यू विल नोटिस सच आउटलेट्स लाइक द सबवे, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, ये आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है लोगों के। तो एक तरह से उनका जो कल्चर का पैटर्न था वो बदला है उन्होंने। ओके, उन्होंने उसे बदला है क्योंकि उनके भीतर कुछ परिवर्तन हुआ। वो ये था कि एग्रीकल्चर में उन्होंने बेहतर टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इनका यूज़ करना शुरू किया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई और पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर बदल दिया, जिसके अमूमन आप ये कहेंगे कि अब तो गांव के लोग भी शहरों की तरह ही रहते हैं।
ऐसे शब्द आपके मुंह में रहते हैं कि गांव, अब गांव कहाँ रहे, वहाँ भी तो शहरों की तरह कोठियाँ हैं, यानी कि घर हैं। वहाँ पर भी तो सबके घर में आज एसी लगा है, सबके घर में आज फ्रिज लगा हुआ है, सबके बच्चे आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। वो लोग भी तो होटलों में जाते हैं, मॉल से कपड़े ख़रीदते हैं अब तो रिश्तेदारी में ऐसी बातें होती हैं। शादी में अगर आए तो वो औरत से आपने पूछा कहाँ से लिया, ये तो मॉल से लिया मैंने। तो आप लोग बातें कर रहे हैं अब तो मॉल के कपड़े पहनते हैं जी, क्या बात है। एक तरह से आप ये बताना चाहते हैं कि उनके परिवार का तो कल्चर ही बदल गया। एक्चुअली में वो उनके परिवार का जो आपको बदला हुआ ऑब्ज़र्व होता है, वो उन जैसों का सबका ही ऐसा हो गया। तो ओवरऑल एक जो पैटर्न ऑफ कल्चर पहले था वो अब बदला हुआ है, सिमिलर नहीं है। यही आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है जिस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो है, इसका कारण भीतरी है। इस परिवर्तन का कारण भीतरी है, इंटरनल है, क्योंकि आपने स्वयं ने इस नए परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ बदलाव आया। यही हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में जब 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसकी वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि ज़्यादा अनाज देने वाली बीज इस्तेमाल होने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ और उसकी वजह से अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हुआ, फार्मर को अच्छी इनकम भी मिली और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए। बड़े स्तर पर आज यहाँ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और अच्छे खासे नंबर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं, मॉल, फूड चेन्स, रिफ़्रेशमेंट हाउस, रेस्टोरेंट्स। आप नोटिस कर सकते हैं एक ज़बरदस्त पेनिट्रेशन और मशरूमिंग ऑफ सच काइंड ऑफ डिफरेंट आउटलेट्स इन द सिटीज़। ये क्यों हो पाया? उस ग्रीन रेवोल्यूशन। जबकि जिन राज्यों में यह नहीं हुआ, आप वहाँ विज़िट करें, जैसे कि ईस्ट में आप नोटिस करेंगे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ईस्टर्न यूपी। आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि उस तरह की स्ट्रीट्स या सिटीज़ नहीं हैं। हाँ, सिटीज़ आर देयर, वो हो सकता है ट्रेडिशनल हैं या स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं या फिर एक तरह से रिलीजियस सेंटर्स हैं, यानी कि वहाँ पर लोग जाते हैं, टेम्पल्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, या फिर कैपिटल सिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं। कई रीज़न्स वहाँ पर होंगे, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के परिवर्तन वहाँ नज़र नहीं आएंगे। वहाँ भी अलग तरह के परिवर्तन नज़र आएंगे। अब जैसे जैसे उस और गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बेटर करती है, वहाँ पर नए तरह के बीज इस्तेमाल अब हो रहे हैं फार्मर के द्वारा। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं आ पाए तो वहाँ कौन सी बेहतर फसलें हो सकती हैं जो अच्छा पैसा दे, जैसे कि कैश क्रॉप्स की तरफ आप कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वो लोग इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे, फिर आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ से लेबर यहाँ आना बंद हो जाएगी और आप ये बातें करना शुरू कर देंगे, अब तो वहाँ के किसान भी अमीर हो रहे हैं, अब तो उनके पास भी सब सुख साधन है, गाड़ी, मशीनें, और उनके पास भी आज घर में सब कुछ है। अब तो वो बदल गया बहुत, अब वो वैसा नहीं रहा। तो आप भी एक तरह से इसी विषय में बात कर रहे हैं कि द पैटर्न ऑफ कल्चर चेंज हो चुका, ओके। लेकिन हमेशा फैक्टर इंटरनल नहीं रहता। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक्सटर्नल फैक्टर भी है। एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट आप नोट करें कि ये बाहर की ओर से होगा आपके साथ, जैसे कि कॉलोनाइजेशन या किसी ने इन्वेड कर दिया आपकी कंट्री में, इन्वेजन हो गया, तो उसके तहत आपके भीतर बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे, यानी कि आपके कल्चर में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। जब कॉलोनाइजेशन भारत में हुआ तो उस कॉलोनाइजेशन से इंडियन कल्चर में बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि भाषा का उपयोग। एक स्तर पर शहरों में रहने वाले लोगों में एक नई भाषा का उपयोग शुरू हुआ। अंग्रेजी भाषा का विकास आपने उस समय में देखा। तो इसके तहत हुआ ये कि एक ऐसा सेक्शन क्रिएट हुआ इंडियंस का जो बाकी लोगों से अलग टेस्ट रखता था, प्रेफरेंसेस रखता था और बिहेवियर था। उसे एलीट क्लास कहा गया, द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। एक्चुअली में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफ़ी हद तक ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो ये क्यों हुआ? द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। लेकिन एक तरफ कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट जहाँ एक एजुकेटेड मिडिल क्लास को जन्म देना था, एक नई लैंग्वेज का प्रसार करना था, देश भर के लोगों को आपस में जोड़ना भी था, जैसे कि
कॉमन लैंग्वेज मिली। कॉमन लैंग्वेज ना होती तो कांग्रेस इतनी डाइवर्स लैंग्वेज और डायलेक्ट वाली कंट्री में एक देश के स्तर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती। कांग्रेस ने ये जो नाम इस्तेमाल किया है, ये बहुत बड़ा मैसेज था कांग्रेस की तरफ से, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। एक ही नाम में दो वर्ड एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इंडियन और नेशनल। तो इस ऐसा क्यों करना पड़ा, ये बड़ी चीज़ है। उसके बाद फिर एक पार्टी आई आज़ादी के पास बाद, वो अब उसके नाम में इंडियन नहीं है, वर्ड भारतीय है, और नेशनल की जगह बात वर्ड जनता है, भारतीय जनता पार्टी। सो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि उस समय इंडिया पहचान रहा था अपने आप को कि हम एक्चुअली में इंडिया हैं, और आपको यह अनुभव हो कि आप इंडिया हैं, इसके लिए यह ज़रूरी था कि आप ये फील करें कि नेशन क्या होता है, नेशनलिज़म क्या होता है, पैट्रियटिज़म किसे कहते हैं। सो देन यू विल बिकम द नेशनल। सो दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो उस समय में कांग्रेस कैसे पूरी कंट्री लेवल पर अपने विंग्स ओपन करती, पूरे देश भर में एक संस्था बना करके चलाती, अगर एक कॉमन लैंग्वेज ना मिल पाती बातचीत के लिए। दूसरी तरफ पूरे देश भर में कॉलोनियल इम्पैक्ट, ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लॉइट करने के लिए रेलवे चलाई, और उस रेलवे ने भारत के भिन्न प्रांत के लोगों को, भिन्न क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ने में बहुत बड़ी सहायता की। लोगों को ये पहली बार अनुभव हुआ कि इतने कम समय में जब उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय करनी शुरू की, तो उनको ये अनुभव हुआ कि ये सारा हमारा एक देश है। तो एक नेशन की फीलिंग उनके भीतर आई, क्योंकि एक ही ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में अलग भाषा, अलग धर्म, अलग क्षेत्र के लोग जब बैठते थे और वह सब एक साथ जब यात्रा करते थे, तो ये अनुभव होता था कि वह एक देश से हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में ये हुआ कि जैसे अलग अलग किंगडम्स में पहले देश बटा था, आप एक किंगडम या दूसरी किंगडम से होते थे, लेकिन उनके समय पे आने पे क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन लैंड को उन्होंने 3 ही प्रेसिडेंसीज़ में बांट दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी बना दी उन्होंने। तो अमूमन एक प्रेसिडेंसी के लोगों को ये फील होता रहा कि हम किसी भी एरिया में चले जाएं, कितने भी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दें, हम अभी एक ही अपनी प्रेसिडेंसी में, हम सारे एक प्रेसिडेंसी के हैं। फिर धीरे धीरे ये फीलिंग आई, एक प्रेसिडेंसी में कुछ हो रहा था तो दूसरी प्रेसिडेंसी से बिलोंग करने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये कहा कि उस कॉज़ को हमें भी उठाना है। जैसे कि अगर बंगाल को डिवाइड कर दिया था कर्जन ने, तो उस समय में बाल गंगाधर तिलक यह चाहते थे कि महाराष्ट्र में भी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इस मुद्दे को हम उठाएं, बंगाल का समर्थन करें, ताकि लोगों को ये फील हो कि बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी एक ही देश का हिस्सा है। तो इस तरह के प्रयास हुए हैं सबके द्वारा, तब जा कर के ये भावना आई कि भाई हमारा एक देश है, हम तब उस एक देश के वासी हैं और हमें उस देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है। तो इस तरह से भी कॉलोनियलिज्म का एक इम्पैक्ट आया। देखिए लोगों के कल्चर में ही फ़र्क आ गया। वो लोग जो रीजनल कल्चर से जुड़े हुए थे, वो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भाषाओं तक, अपने धर्म, अपने क्षेत्र तक सीमित थे, उनमें एक भावना राष्ट्र की भी उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी अफिनिटी, अपनी अफिलिएशन इस नेशन से भी फील की। उनको लगा कि भाई हम इस राष्ट्र के भी हैं। ये बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन दूसरी तरफ इसी कॉलोनाइजेशन ने और भी बड़े कल्चरल चेंजेस किए, यानी कि एक अच्छे खासे सदियों पुराने वर्ग को ख़त्म कर दिया, जिन्हें कि हम आर्टिजन कहते थे। यानी कि इस देश में पिछले 4000 या 4500 वर्षों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्क कंटिन्यू होता आ रहा था, उसे ख़त्म कर दिया ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स ने। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इम्पैक्ट की वजह से इंडिया में ब्रिटेन की वो सभी आइटम्स कुछ इस तरह से सस्ते दामों पर बेची जाती थी और भारतीय प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल कुछ इतना कॉस्टली दिलवाया जाता था कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ उस मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने टिक ना पाई, जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, और वो ख़त्म हो गए। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फेज़ आया और वो लोग वापस से खेतों में मजदूर के तौर पर काम करने लगे और इसके तहत उनकी जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। अंग्रेज़ों ने भारत आने के बाद बड़े स्तर पर
आदिवासियों के जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने ऐसे कानून लागू किए जिसके तहत आदिवासी अपने ही जंगल के संसाधनों का यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ उन्होंने तेज़ी से जंगलों को काटा भी। उन्होंने रेलवे के विकास के लिए, एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए तेज़ी से असल जो ओरिजिनल जंगल थे उनका नुकसान किया, उन्हें काटा और वहाँ पर अपनी इच्छा की स्पीसीज़ यानी कि नस्लें पेड़ों की लगाई हैं। आज जो आप इतने बड़े पैमाने पर देवदार के वृक्ष देखते हैं हिमालय पे, हो सकता है वो वहाँ के हों ही ना, ये भी विचार करने योग्य है। तो इस तरह से वहाँ के आदिवासियों का जीवन भी भयंकर रूप में प्रभावित हुआ। आदिवासियों ने भी बहुत से विद्रोह किए। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन ने आपके कल्चर को प्रभावित किया। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर, लोगों ने अपने भीतर से इस परिवर्तन की ओर जाना नहीं चाहा था, लेकिन वो गए क्योंकि एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट आया और उसकी वजह से जाना पड़ा। कुछ उस इम्पैक्ट के तहत इस परिवर्तन को अपनी इच्छा से स्वीकार करते रहे और कुछ कंपेल्ड थे और उस कंपेल्शन में ही आगे बढ़ते गए। जैसे कि आदिवासी कंपेल्ड थे, आर्टिजन्स कंपेल्ड थे। वहीं दूसरी तरफ जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं उन्होंने ये देखा कि एक अच्छा पाथ ऑफ प्रोग्रेस है, तो इसमें एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, हमें इस दिशा में जाना चाहिए, और वो इस दिशा में बढ़े। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये इम्पैक्ट आपको नज़र आते हैं, लेकिन कल्चरल चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो एक कंसेप्ट ऑफ एडेप्शन भी है, एक कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन भी है। ये अलग अलग कल्चर्स के साथ मिलने से होता है। जैसे कि भारत में जब मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ तो आप ये नोटिस करेंगे कि इंडियन जो मुस्लिम्स के आने के पहले के यहाँ पर जो लोग बस रहे थे उनकी, और मुस्लिम्स जहाँ से भी आए, चाहे वो सेंट्रल एशिया की दिशा से आए या किन्हीं भी और क्षेत्रों से आए, वहाँ के आर्किटेक्चर, वहाँ के म्यूज़िक, वहाँ के पेंटिंग, वहाँ के आर्ट फॉर्म और इंडियन आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म्स, कल्चर, आर्ट, हर चीज़ में एक संबंध स्थापित हुआ। ये कल्चरल फ्यूजन का कंसेप्ट आगे बढ़ा और इसके तहत आप ये देखेंगे कि हमारे देश को एक नए तरह की आर्ट फॉर्म मिली, तो नए तरह के शहरों का विकास हुआ, नए तरह के उद्योग धंधे लगे, नए तरह से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ये एक समय की बात हुई। तो यह भी कल्चर को बड़े लेवल पर प्रभावित करता है। जैसे मुस्लिम रूल के समय में अमूमन यह संबंध स्थापित हुआ कि जो मुस्लिम शासक हुआ करता था उनके द्वारा जो टैक्सेस लगाया जाते थे, वो टैक्सेस का बड़ा उद्देश्य ये हुआ करता था कि मुस्लिम रूलर के लिए जो मिलिट्री है उसे मेंटेन कैसे करना है ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स से उन्हें बचाया जा सके। तो एक लंबे समय तक डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो पैसा नहीं लगा, किसी तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर या विकास कार्यक्रमों में वो पैसा नहीं लगा, तो आपको उस लेवल का आर्किटेक्चर नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं मुग़ल शासन के फिर स्टेबल पीरियड के बाद आपको बड़े स्तर पर वो पैसा आर्किटेक्चर में नज़र आएगा, लैंग्वेज में नज़र आएगा, यानी कि बुक्स के ट्रांसलेशंस में नज़र आएगा, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स में नज़र आएगा, लैंड रिफॉर्म्स हुए, कंसोलिडेशन हुआ। तो दोनों ही समय में रूल मुस्लिम है जिसका एक कॉमन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लोगों ने महसूस किया, उनके ऊपर लगने वाले धर्म के आधार पर टैक्स, और दूसरी तरफ दोनों ही समय में मुस्लिम रूल ही है, लेकिन एक समय में वो कई इनसिक्योरिटी से ग्रस्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो कंसोलिडेटेड है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो फिर आप डेवलपमेंट के कार्य देखते हैं और लोगों के कल्चर में परिवर्तन उस मुताबिक आता है। तो कुल मिलाकर के बहुत से तरीक़ों से कल्चर परिवर्तित होता है। जब एक अच्छे खासे समय तक एक ट्रेंड प्रिवेल करने लगे, एक पैटर्न प्रिवेल करने लगे, वह उस समय का फिर कल्चर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये चेंजेस होते रहे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जहाँ एक तरफ एवोल्यूशनरी कल्चरल चेंजेस होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी कल्चरल चेंजेस भी होते हैं। अगर हम रेवोल्यूशनरी कल्चरल चेंजेस की बात करें तो उदाहरण के तौर पर
ये बहुत ही तेज होते हैं, दे आर वेरी वेरी रैपिड। तो बहुत ही तेज होते हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही रेडिकल होते हैं। यानी कि जो पिछला सिस्टम है उससे ये काफ़ी हद तक डिपार्ट कर जाते हैं, जो उस समय की एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उससे परिवर्तित हो जाते हैं, उससे शिफ्ट कर जाते हैं, उससे चेंज कर जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बदल देना और बहुत कम समय में ये हो जाना, बहुत बड़े स्केल पर। तो बहुत कम समय में होना, वेरी रैपिड, बहुत ही रेडिकलिस्ट एस्पेक्ट में होना, यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, एग्जिस्टिंग relationship of the people with the institutions, existing resource distribution or existing system of communication and interaction between the people, existing system of hierarchy, status and position or the accorded roles majorly in the field of politics and economy, ये बदल जाने और बहुत कम समय में हो जाना, इसको हम क्रांति के संदर्भ में लेते हैं, एक तरह का रेवोल्यूशन। तो आप कई तरह से ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एक समय में ये बड़े स्तर पे अर्थ क्षेत्र में हुआ तो हमने उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये है तो एक बड़ा कल्चरल चेंज ही था, इट वाज अ बिग कल्चरल चेंज, क्योंकि जहाँ पर सोसाइटी एक समय में बहुत क्लोज्ड थी, विलेज बेस्ड, आइसोलेटेड थी एक दूसरे से, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस इतने नहीं थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सोसाइटी में क्लोज नहीं रहेगी, स्ट्रांगली इंटरेक्टेड होगी। दूसरी तरफ उनके वर्क स्पेसेस उनके घरों से बहुत दूर होंगे, उनके घर में ही नहीं होंगे। तीसरी तरफ अब होमली अफेयर नहीं रह जाएगा प्रोडक्शन, अब ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे होगा, तो फैक्ट्री रिलेटेड एस्पेक्ट हो जाएगा। तो यू विल सी अ न्यू क्लास ऑफ वर्कर्स और न्यू क्लास ऑफ ऑनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सो दैट इज़ द सिस्टम, अ कंप्लीट सेंस ऑफ न्यू कल्चर। ओके, लेकिन दूसरी तरफ हम राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा देखते हैं, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन and very very big cultural change, the French Revolution of 1789, and a very big cultural change, that is the Russian Revolution of 1970. So you can see French Revolution में बड़े स्तर पर चीज़ें बदली, it is a kind of change of culture but in a revolutionary sense। क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने सिस्टम ऑफ स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टेट सिस्टम आपने डिस्ट्रॉय करने की बात की। स्टेट सिस्टम क्या हुआ करता था, देखिए एम्पायर हुआ करता था, बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी और एक फ्रेंच एम्पायर था, एक तरह से किंगडम उनकी एग्जिस्ट करती थी और उसके तहत 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ओके, जो स्टेट है इसमें अलग अलग लेवल पर लोगों को इन स्टेट्स में बांटा हुआ था, मतलब एक तरह की उनकी सोशल पोजीशनिंग की थी, उनको रैंकिंग दी गई थी, डिफरेंट रैंक्स आर देयर। तो जैसे कि जितने भी द रिलीजियस सेगमेंट यानी कि द क्लर्जी पीपल रिलेटेड टू द रिलीजियस एक्टिविटीज़, एक स्टेट उनका था जो कि बहुत सुपीरियर था, स्टेट माने स्टेट। दूसरी तरफ द नोबिलिटी, एक स्टेट उनका भी था, और सबसे नीचे थर्ड स्टेट पे आते थे द कॉमनर्स। इनमें भी 2 सेगमेंट थे फर्दर, एक थे जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, द प्रोफेशनल्स, लेकिन दूसरी तरफ थे जो एग्रीकल्चर लेबरर, वर्कर, द पीजेंट क्लास। तो ये भी फर्दर डिवीजन है, बट ओवरऑल ये थर्ड स्टेट में थे। ये थर्ड स्टेट जो है तो साइज में इट वाज वेरी वेरी बिग, मैनी पीपल, इट वाज वेरी वेरी डेंस, साइज वाइज इट वाज वेरी बिग। एंड नेक्स्ट इज द नोबिलिटी एंड दैट क्लर्जी, साइज वाइज दे वर वेरी वेरी स्मॉल, बट हर किसी के पास एक ही वोट हुआ करता था। आई बात समझ में? तो इतने सारे लोग हैं लेकिन वोट कितना है, एक ही है, और दूसरे जो हैं वो कुछ भी नहीं है, उनके पास भी उतना ही है,
लेकिन इसके अलावा भी ऐसे व्यवस्थाएं थी कि ये थर्ड एस्टेट सर्व करता था उन दोनों एस्टेट्स को, ये उनके नीचे रखा गया था। तो ऐसी व्यवस्था में गुजारा नहीं था इनका, लोगों ने क्रांति कर दी। स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो हम अभी उस इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन उस मीटिंग में ये तीनों स्टेट्स प्रेजेंट थे और लोगों ने क्रांति कर दी। वो कहते ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, हम चेंज करना चाहते हैं दिस रैंकिंग सिस्टम, हम ख़त्म करना चाहते हैं दिस सिस्टम ऑफ स्टेट, एंड हम नहीं चाहते ये द सिस्टम ऑफ एम्पायर और किंगडम, वी वांट टू एंड इट। पीपल रूल होगा, जनता का अधिकार मानिए, जनता के अधिकारों को समझिए, जनता का विकास होना चाहिए। तो उस समय में एक लंबी लिस्ट ऑफ राइट्स एग्जिस्टेंस में आई, जिसके तहत ही राइट टू प्रॉपर्टी एक बड़ी चीज़ है जो आपको एग्जिस्टेंस में मॉडर्न सेंस में आते हुए नजर आएगी वहाँ पर। ओके, और इसी के तहत कंसेप्ट लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जन्म लिया, और आज आपके संविधान में ये है, प्रियम्बल में ये मेंशन है, और ये आपने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। ये क्वेश्चन आता भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। सो तो यू कैन सी द ओल्ड सिस्टम ऑफ एस्टेट एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ एम्पायर लगभग एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉन अकॉर्डेंस ऑफ स्टेटस टू द थर्ड एस्टेट, काउंट ही नहीं हो रहे हैं एक तरह से सिटीजन, कैंसल, सब चेंज, एक नया सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज रेडिकल चेंज, एंड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, इट इज रैपिड, it is very very rapid. So it was a revolutionary change in the culture. Such things are always there, like in the Bolshevik revolution in 1917, ऐसी चीज़ें होती हैं। आई बात समझ में? द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, इस तरह से अलग अलग समय पर रेवोल्यूशंस होते हैं, और रेवोल्यूशन की ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, रैपिड होते हैं काफ़ी और रेडिकल भी होते हैं। ओके, भारत में भी ये गतिविधि चलती रही कि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हों, उस स्तर पर हो नहीं पाई। भारत का एक लंबा फ्रीडम स्ट्रगल था, ये बहुत लंबा चला, बड़ा लंबा अभियान था ये। आई बात समझ में? तो कल्चरल चेंजेस का एक एस्पेक्ट ये भी होता है रेवोल्यूशनरी कल्चरल चेंजेस के कई बारी रीज़न जो होते हैं वो दैट इज़ द पॉलिटिकल इंटरवेंशंस। You can see this political intervention in the form of French Revolution or the Russian Revolution. Such political interventions are somewhere responsible for the revolutionary cultural changes. Sometime many type of discoveries are there, innovations. So innovations are always very important. जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेट, कंप्यूटर। Look at the computer, this innovation completely changed the culture of the world. Look, you have many cultures, but the one thing is very prominent. If you'll go to France, if you'll go to Malaysia or Indonesia or Russia or India, one thing is common. In every market, in every airport, there is computer. It is somewhere common. That internet, the common. That language system of computer is common. That computer language, that computer hardware mechanism, computer software mechanism, it is a common. So it is a common thing which changed the world. So such innovations are always very important. तो कई बार ये पैन वर्ल्ड इनोवेशंस काउंट होती हैं, कई बार ये किसी रीजन की हो जाती हैं। जैसे कि एक इनोवेशन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट, द मैक्सिकन वीट, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। It changed the lifestyle of farmer of Punjab, Haryana and Western UP. So that innovation is important. Innovation in the form of space, innovation in transport and communication. So many innovations are there. ये भी आपके कल्चर को चेंज करती हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और वो चेंजेस रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं। ओके, सो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस आर देयर, innovations are there, discoveries are there, such things are always there. Then adaptation is always there. आप जब कई चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, धारण हो जाती हैं आपके साथ, तो भी कई तरह के चेंजेस हो जाते हैं। ओके, अमूमन हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे थे कि कल्चर एक ही तरह का नहीं रहता, इसमें परिवर्तन आते हैं, इसके पैटर्न में चेंजेस आते हैं। उस पैटर्न के चेंजेस के कई कारण होते हैं। कारण कई बार इंटरनल होते हैं और कई बार एक्सटर्नल होते हैं।
इंटरनल और एक्सटर्नल के उदाहरणों के तहत हमने समझा कि ये कारण इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और कल्चर में चेंज का मतलब ये है कि जैसे कि रहन सहन, बातचीत, पहनावा, खान पान, विचार विमर्श, चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये सब उस कल्चर का पार्ट हो जाएगा। जब वही लोग अपने गांव में रह करके कबड्डी और बाकी खेल देख करके अपना मनोरंजन करते हैं, ये उनका एक कल्चर है। लेकिन अब वही लोग वही समा मॉल में बिताना चाहते हैं, ये भी एक कल्चर है। ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि उनकी आमदनी में अंतर आया। ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि उनके पास अब सरप्लस क्रॉप है और वो अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ भी मिलते जुलते हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं। और जब वो जुड़े तो वो उन लोगों के साथ उठे बैठे और ये सीखा कि एक साधन मनोरंजन का मॉल भी तो होता है, हम वहाँ भी तो जा सकते हैं, ये अभी तो अच्छा है। तो धीरे धीरे समय बदला और एक वर्ड आया गेड़ी रूट। तो लोगों के मन में यह विचार आया कि एक तरीका यह भी तो है गेड़ी रूट। ये तेज़ी से गांव के यूथ में फैल गया और मिलियन बिलियन पर वो गाने भी बड़े बने चले, है ना। रात दी गेड़ी गल रिस्क दी, तांग लगी है तेरे इश्क दी। तो दैट गेड़ी, दैट कल्चर, इट इज़ देयर। लोग मिले एक दूसरे के साथ, व्यापार बढ़ा, नए कल्चर सीखे, लाइफस्टाइल देखा। वो चंडीगढ़ शहर जिसका विकास किसी आधार पर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में होता है, वहाँ पर एक वर्ग आता है जो नौकरी पेशे वाला है, उस तरह के फिर वहाँ के ट्रैफिक रूल फॉलो हुए, वहाँ पे साफ़ सफाई, हर तरह से चीज़ें व्यवस्था के रूप में हैं। उसी माहौल को एक रूप में जाके जब दूसरे लोगों ने देखा, बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। एक प्लैन्ड सिटी, एक प्लैन्ड लाइफ, एक रूल बेस्ड सोसाइटी, तो वो बहुत तेज़ी से आकर्षित हुए उस ओर। लेकिन इसका कारण उनके बीच होने वाली इंटरेक्शंस थी, और इंटरेक्शंस का रीज़न वो रेवोल्यूशन होगा जो खेती बाड़ी में आया। दैट्स वाई इट वाज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। इट वाज वेरी रैपिड एंड इट वाज रेडिकल। ओके, सो दैट इज़ द सिस्टम। इस तरह से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कल्चरल चेंजेस को बहुत से लोग ऑब्स्ट्रक्ट भी करेंगे क्योंकि कई कारण हैं। तेज़ी से बदलना, ये एक कंसेप्ट पढ़ाया, ये सही है या गलत ये तो विचार की बात है जब उसके हम आउटकम्स देखेंगे उसके बेसिस पर। तो फिर बहुत से लोग आपके सामने खड़े होंगे आकर के और ये आपको समझाएंगे भी कि यह चेंज इज़ नॉट गुड, यू आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड दैट इज़ नॉट गुड। आप तेज़ी से अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, ऐसा लफ्ज़ आपने सुना होगा। आप तेज़ी से अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं का मतलब क्या है? आपके कल्चरल पैटर्न में बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, आप दूसरे कल्चर्स, नए कल्चर्स को तेज़ी से अपना रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ही शब्द एग्जिस्टेंस में आएंगे, नया कल्चर और दूसरा कल्चर। तो इनके लिए अपना कल्चर एक ठेठ तरह का कल्चर है और बाकी सब दूसरा है, अदरनेस। लेकिन कुछ लोग इसको नए कल्चर के तौर पर चर्चा करेंगे कि नए की ओर बढ़ना अच्छा है, लेकिन पुराने को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करें। इस तरह की बहुत सी चीज़ों पर बात होती है, जैसे कि तेज़ी से डिजिटलाइजेशन होने की वजह से और आपके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आने की वजह से एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग बढ़ा। फिर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी ग्रो हुए और कोरोना ने उसको बहुत ही स्पीड अप किया, जिसके तहत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए। लेकिन आज विशेषज्ञों में बड़े स्तर पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या यह सिस्टम पूरी तरह से सही है, क्या हमने ये जो चेंज किया है द कल्चर ऑफ एजुकेशन में, द कल्चर ऑफ लर्निंग में,